गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज अपन अपनी चर्चा करते हैं आज एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस में। आज अपन मुख्य तौर पर दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो अपन चर्चा करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, ठीक है। दूसरा अपना टॉपिक होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता क्रांति। इन दो टॉपिकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही अन्य क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी किस किले में पैदा हुए थे? तो दोस्तों बताइए, छत्रपति शिवाजी का जन्म है वो कौन से किले में हुआ था? इनका जन्म है गाइस वो महाराष्ट्र का एक किला है सिवनेरी, इसमें हुआ था, जो कि अपने पुणे में स्थित है। ठीक है। शिवाजी के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था, वो भी महाराष्ट्र राज्य का पुणे जिला है, वहां का एक किला है शिवनेरी किला। शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। आज का क्वेश्चन यही है कि इनका जन्म कौन से किले में हुआ था। ठीक है। दोस्तों शिवाजी का जन्म है वो एक मराठा सेनापति शहाजी भोसले के घर में हुआ था। शहाजी भोसले हैं, इन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूबे की जागीरें प्राप्त की थी। ठीक है। शिवाजी पर गाइस जो जीजाबाई थी, उनके धार्मिक गुणों का इन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। ठीक है। कि प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो गाइस इन्होंने 1945 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया था। जब ये किशोर अवस्था में थे, तब इन्होंने बीजापुर के अधीन जो तोरण किला है उस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया था। ठीक है। इसके बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध किला आता है कोडानाका किला। इन्होंने कोडानाका किले पर अधिकार किया था। ठीक है। गाइस जो तोरण का किला है और जो कोडानाका किला है, ये दोनों किले हैं, ये आते थे आदिल शाह के अधीन। बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, उनके अधीन थे। उन्हीं से तोरण किला और कोडाना का किला है वो शिवाजी ने अपने अधीन कर लिया था। शिवाजी ने गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में देखें तो उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 में लड़ी थी। ठीक है। कौन सी लड़ाई? प्रतापगढ़ की लड़ाई है, इन्होंने 1659 में लड़ी थी। ठीक है। दोस्तों प्रतापगढ़ की लड़ाई है वो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाह सेनापति अफजल खां के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। ये महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास एक जिला है, प्रतापगढ़ का किला है, वहां पर यह लड़ाई की हुई थी। किन किन के बीच में? शिवाजी और आदिल शाह के सेनापति थे अफजल खान के बीच में। फिर सेकंड लड़ाई लड़ी थी इन्होंने पवन खिंड की लड़ाई 1660 में लड़ी थी। दोस्तों यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे और आदिल शाह के सिद्दी मसूद के बीच में महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास लड़ी गई थी। ठीक है। पहाड़ी दर्रे पर यहाँ पर ये लड़ी गई थी। सूरत की लड़ाई हुई थी 1664 में। यह लड़ाई गुजरात के समय गुजरात के सूरत शहर है वहां पर लड़ी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। शिवाजी और मुगल कप्तान था इनायत खान के बीच में सूरत की लड़ाई हुई थी 1664 में। फिर हुई थी पुरंदर की लड़ाई, ये हुई थी 1665 में। ध्यान रखना 1665 में पुरंदर की लड़ाई हुई थी। दोस्तों यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं सिंहगढ़ की लड़ाई। दोस्तों सिंहगढ़ की लड़ाई है वो 1670 में हुई थी। यह युद्ध महाराष्ट्र के पूना शहर है, वहां के पास एक सिंहगढ़ का किला है। वहां पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति थे तानाजी मालुसरे तथा जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयभान राठौर, जो कि मुगल सेना के प्रमुख थे, इनके बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। कल्याण की लड़ाई है वो 1682 से 1683 में हुई थी। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। फिर आता है संगम नेर की लड़ाई 1669 में लड़ी गई थी। तब 1669 में संगमनेर की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी द्वारा यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। ये देखते हैं
शिवाजी का मुगलों के साथ कैसा कुछ संघर्ष रहा उसके बारे में। तो दोस्तों, मराठा ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1567 में जुन्नर में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा था। ठीक है। औरंगजेब ने नसीर खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था। दोस्तों, शिवाजी ने वर्ष 1959 में पूना में साइंस खां, जो कि औरंगजेब के मामा थे और बीजापुर सेना की एक बहुत बड़ी सेना थी बीजापुर, उसको इन्होंने हराया था। शिवाजी ने 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया था और जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम, जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधित्व था, इनके बीच में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, इस संधि के अनुसार मराठा को कई किले मुगलों को देने पड़े थे और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए थे। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए थे पुरंदर की संधि के तहत। शिवाजी की गिरफ्तारी के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए थे, तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए थे। ठीक है। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया था। शिवाजी और उनके पुत्र को आगरा भागने की कहानी गाइस आज भी प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। इसके बाद 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच में शांति बनी रही। फिर मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनको वापस ले ली गई उनसे। इसके जवाब में गाइस शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला किए और उन्हें वापस भी प्राप्त कर लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से गाइस दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा है वो अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। ये शिवाजी की डिटेल है। इसके बाद में गाइस शिवाजी को दी गई उपाधि के बारे में जाने तो शिवाजी को 6 जून 1674 में रायगढ़ के मराठाओं के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। पूछ लिया जाता है कि शिवाजी को ताज कब पहनाया गया था, तो ये 1674 में पहनाया गया था, वो भी रायगढ़ में। स्थान भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। दोस्तों, इन्होंने छत्रपति, ताककर्ता, क्षत्रिय, कुलवंत, हेदवंत, धर्मधारक आदि की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया गाइस, और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इन्होंने भारतीय शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप उभर कर आए शिवाजी। ठीक है। इनकी मृत्यु है वो 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। ठीक है। ये अपने शिवाजी के एक जीवनी के बारे में जाना। अब शिवाजी के प्रशासन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन कैसा था। दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन की स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए की गई थी, जो कि प्रशासन की दक्कन शैली से काफी प्रभावित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार है वो अहमदनगर में जो मलिक अंबर थे उनके सुधारों से प्रेरित थी। मलिक अंबर से शिवाजी बहुत ज्यादा प्रेरित थे और उन्हीं की प्रशासनिक नीति को इन्होंने फॉलो किया था। जो मलिक अंबर है वो अहमदनगर के प्रशासनिक थे। दोस्तों, राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता है, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाने जाने वाले 8 मंत्रियों के एक समूह के रूप में सहायता प्रदान की जाती थी। पूछ लिया जाता है कि अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिमंडल था वो किन के दरबार में था। ध्यान रखना, ये शिवाजी के दरबार में था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टप्रधान। दोस्तों, पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी के सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि पेशवा कौन होता है, तो आप ध्यान रखना पेशवा क्या है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो गाइस शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवाड़ी प्रणाली से बदल दिया गया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में इसे परिवर्तन किया गया, जिन्होंने देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ध्यान रखना, देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी क्या है। ठीक है। शिवाजी उन मीरों सरदारों का कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे। ठीक है। दोस्तों, राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली थी, उससे प्रेरित थी।
जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को टोड या काठी द्वारा मापा जाता था। पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना, इसकी शिवाजी की जो राजस्व प्रणाली थी वो किससे प्रभावित थी। चोर तो सर देशमुखी के बारे में बात करें तो ये शिवाजी द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण दो कर थे जो कि जनता से वसूल किए जाते थे। दोस्तों चौथ है वो कुल राजस्व का 1/4 होता था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था। यह आय का लगभग 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में जनता से वसूल किया जाता था। ठीक है। शिवाजी की सैन्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाए तो गाइस शिवाजी एक अनुशासित और कुशल सेना का इन्होंने गठन किया था। सामान्यतः सैनिकों को ये नकद में भुगतान करते थे। पूछ लिया जाता है कि शिवाजी सैनिकों को वेतन कैसे देते थे, तो ये वेतन देते थे नगद रूप में। लेकिन प्रमुख और सैन्य जो कमांडर के जागीरदार थे, उनको ये जागीरों के माध्यम से भुगतान करते थे। ठीक है, जो सैन्य कमांडर होते थे उनको जमीन दे देते थे भुगतान के रूप में। दोस्तों मराठा सेना में इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसैनिक आदि शामिल। ठीक है, तो ये अपन ने जाना शिवाजी की शासन प्रणाली के बारे में। अपना अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले मध्य प्रदेश में विद्रोह कहाँ पर हुआ था। का आंसर है नीमच। जो नीमच छावनी है यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था एमपी में। अपन देख लेते हैं 1857 के बारे में, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में। तो 1857 का भारतीय विद्रोह है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है दोस्तों, यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसमें जनता की भागीदारी भी बढ़ जाती है। विद्रोह को कई नामों से भी जाना जाता है। इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा है, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह। महान विद्रोह है वो भारतीय इतिहासकारों ने कहा है। साथ ही 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध। स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। ध्यान रखना ये चीज। दोस्तों 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में क्या था, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। दोस्तों 1857 का जो प्रमुख राजनीतिक कारण था वो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। साथ ही जो अंग्रेजों का व्यक्तित्व का सिद्धांत था वो प्रमुख रूप से था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत को लागू करके डलहौजी ने सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। पूछ लिया जाता है गाइस कि डलहौजी ने सबसे पहले कौन सा जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन किया था, तो इन्होंने 1848 में सतारा को सबसे पहले किया था। ये टाइमलाइन भी ध्यान रखना, फिर जेतपुर को करते हैं, फिर संबलपुर को, फिर बालाघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है पेपर में। जाने व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो वर्ष 1840 के दशक के अंत में जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके द्वारा पहली बार व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया था। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा किसी शासक के अगर निसंतान होने पर उसके उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उनके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। मान लो ए नामक कोई शासक है, इसकी कोई संतान नहीं है, तो इसकी जो संपत्ति है उस पर ब्रिटिश अधिकार कर लेती थी ब्रिटिश कंपनी। यही व्यक्तित्व का सिद्धांत है। इन समस्याओं पर ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी गाइस शामिल किया गया था, जिसमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकारों से दूर हो गए थे तथा अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारण। दोस्तों 1857 के विद्रोह में भारत में तेजी से फैल रही जो पश्चिमी सभ्यता थी
यह भी एक बहुत बड़ा कारण था आंदोलन होने का। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो भारतीय प्रथा थी, उनको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। साथ ही विधवा पुनर्विवाह को अंग्रेजों ने वैध बनाया, इसके लिए उन्होंने कानून बनाए, जिससे भारतीयों को अपनी जो सामाजिक संरचना है उस पर उनको खतरा महसूस हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ गाइस मुसलमानों की जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियां थी उनको चुनौती दी गई, जिसके कारण भारतीय लोगों को लगा कि ये तो अपने साथ अच्छा नहीं हो रहा है, अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म सब कुछ छीना जा रहा है, जिसके कारण यह एक महत्वपूर्ण कारण बना 1857 के विद्रोह का। आता है आर्थिक कारण। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, जमींदार भूमि पर भारी भरकम रूप से लगान लगाया जाता था। कर राजस्व वसूली की सख्ती तौर पर अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, जिससे किसानों की जो पीढ़ियों की जो उनकी जो किसान थे पीढ़ियों से, जिनका जमीन पर हक था, उनका जो हक है वो छीना जा रहा था। बड़ी संख्या में सिपाही थे, वो खुद भी एक तरह के किसान थे। वे अपने परिवार, गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों की शिकायतें उन्हें मुख्य रूप से प्रभावित कर रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश होने लगा था तथा भारत में निर्मित जो वस्तुएं हैं वो कम होने लगी थी। भारत आयात ज्यादा करने लगा था, इंपोर्ट कम कर रहा था, एक्सपोर्ट कम कर रहा था, जिसके कारण भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो बर्बाद हो गया और स्थानीय लोगों का रोजगार छिन गया। दोस्तों, भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के सामने प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिसके कारण भारतीय जो पुराना उद्योग है, जो धंधे थे, वो सब ठप हो गए, जिसके कारण लोगों का रोजगार छिन गया, उनकी आजीविका का कोई ध्यान नहीं रहा, जो कि 1857 का एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला है सैन्य कारण। तो भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच में भारतीय सिपाहियों की संख्या 87% थी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के सामने दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। ठीक है, भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिश सैनिक के सामने उनको तुच्छ माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक में एक यूरोपीय सिपाही से भी कम वेतन प्रोवाइड होता था, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। साथ ही गाइस 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून बनाया था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1956। इसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, जरूरत पड़ने पर वो समुद्र को भी उनको पार करना पड़ेगा और अन्य क्षेत्रों में लड़ाई ब्रिटिश कंपनी की तरफ से लड़नी पड़ेगी। भारतीय कल्चर में गाइस क्या था कि जो उस समय समुद्र को पार करना एक अधर्म माना जाता था, जिसके कारण सैनिकों में बहुत सारे विद्रोह उत्पन्न हुए। अगला कारण है तत्कालिक कारण। पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह था वो अंततः चर्बी वाले कारतूसों की घटना को लेकर हुआ। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। एक अफवाह फैल गई थी कि जो एनफील्ड नामक जो राइफल है उसकी कारतूसों में गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका उपयोग किया गया है, जिसके कारण भारतीय जो लोग थे, हिंदू मुसलमान, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने के लिए गाइस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों का इनका इस्तेमाल करने से गाइस इनकार कर दिया, जो कि इस विद्रोह का एक तत्कालिक कारण माना जाता है।